हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और पेंडुलम मीडिया पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 29 जुलाई 2020 के। तो फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और कोशिश करिए ज़्यादा लोगों को जोड़ने की। और हम ये सेशन जो है शुरू करने वाले हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। ये करंट अफेयर्स इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करिए, वहां पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है आपकी पढ़ाई के लिए। रोजाना अपडेटेड रहेंगे आप। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहली न्यूज देखते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? ताकि वायरल जो हेपेटाइटिस है उसके बारे में जागरूकता लोगों में बढ़ाई जाए। क्योंकि जो हेपेटाइटिस है उसकी वजह से काफी लोग मर जाते हैं। तो इसीलिए जो है हेपेटाइटिस के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। और यह दिन इसलिए भी मनाया जाता है कि जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक बलमर्ग, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है वो 28 जुलाई को होती है। और वो काफी फेमस थे क्योंकि उन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हेपेटाइटिस बी वायरस की किसने खोज की थी, तो डॉक्टर बारूक बलमर्ग ने की थी। उन्होंने वायरस के लिए परीक्षण और टीका भी विकसित किया था। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 की थीम क्या है? हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, यानी कि हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हेपेटाइटिस के बारे में कुछ जानते हैं। हेपेटाइटिस यकृत की सूजन का कारक है। तो बेसिकली क्या होता है हेपेटाइटिस? ये लिवर में इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, लिवर में इन्फ्लेमेशन होता है हेपेटाइटिस में। और एक वायरल डिजीज है, किसी वायरस के कारण होता है। और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं और लिवर कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। हेपेटाइटिस वायरस के 5 प्रमुख जो प्रकार होते हैं हेपेटाइटिस के, A, B, C, D और E। तो ज्यादातर लोगों को जो अफेक्ट करता है वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी अफेक्ट करता है, ज्यादातर लोगों में जो पाया जाता है। और इसकी वजह से हर साल जो है 1.4 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो हम समझ सकते हैं कि जो हेपेटाइटिस बी और सी है वह कितना खतरनाक है कि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक कि अभी कोविड-19 महामारी के बीच भी वायरल हेपेटाइटिस हर दिन हजारों लोगों की जानें ले रहा है। WHO का उद्देश्य है कि 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को एक सार्वजनिक खतरे के रूप में समाप्त करना है। तो यहाँ पर WHO ने आह्वान किया है सारी कंट्रीज के साथ के मिलकर जो है कदम उठाए जाएं ताकि जो 2030 तक इस वायरल हेपेटाइटिस को एक सार्वजनिक खतरे के रूप में समाप्त किया जा सके। ठीक है, तो जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं उसमें डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप हेपेटाइटिस के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, क्या है? तो ये एक वायरल डिजीज है। इसमें लिवर का इन्फ्लेमेशन होता है, यानी कि यकृत की सूजन का एक कारक होता है। और ये 5 प्रकार का होता है, A, B, C, D और E। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न देख लेते हैं। हेपेटाइटिस के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हर साल 30 जुलाई को वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 की थीम हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य है। डॉक्टर बारूक बलमर्ग ने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। या फिर WHO का उद्देश्य 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को एक सार्वजनिक खतरे के रूप में समाप्त करना है। जल्दी से बताइए, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान से पढ़ते रहिए, क्वेश्चन को पूछा गया है कौन सा सत्य नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि हर साल ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देखते हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल को 28 जुलाई को मनाया जाता है। और यह दिवस प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। साथ ही यह लोगों को पृथ्वी के शोषण के कारण तेजी से घट रहे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो मानव है वो नई नई चीजों का आविष्कार कर रहा है, नई नई चीजें बना रहा है। तो उसके कारण जो है वो रिसोर्सेस पर काफी जो है जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर काफी जो है दबाव पड़ रहा है। और ये जो है इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि अगर पर्यावरण नहीं रहेगा, प्रकृति का संरक्षण नहीं किया जाएगा तो अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको भी ज्यादा टाइम के लिए चीजें अवेलेबल नहीं होंगी और आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ नहीं बाकी रहेगा। और साथ ही सिर्फ हम बात करें सिर्फ मानवों के लिए नहीं,
अपितु जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी प्रकृति का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे जो है ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए 28 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। संरक्षण केवल नैतिकता का सवाल नहीं बल्कि हमारे अपने अस्तित्व का सवाल है। तो जो दलाई लामा है उन्होंने कहा है कि संरक्षण जो है, जो कंजर्वेशन है, ये सिर्फ मोरालिटी के लिए, मोरालिटी नहीं है, मतलब कंजर्वेशन करना सिर्फ मोरालिटी का पार्ट नहीं है, लेकिन हमारे एग्जिस्टेंस के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर प्रकृति को संरक्षित नहीं किया गया तो हमें जो संसाधन है जो नेचर से प्राप्त हो रहे हैं, जैसे जल हो गया, आपका फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, जो भी और भी रिसोर्सेज जो भी हमें मिलते हैं वो हमारे अस्तित्व में हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा अगर वो रिसोर्सेज नहीं रहे तो। चलिए आगे चलते हैं, इससे जुड़ा प्रश्न देख लेते हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 28 जुलाई, 29 जुलाई, 27 जुलाई और 26 जुलाई। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए और मुझे ये भी बताइए कि आप प्रकृति को संरक्षण करने के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं। जल्दी बताइए कमेंट करके। यह हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। अब आप नाम से ही समझ रहे होंगे, अगर इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जा रहा है तो किस लिए मनाया जाता है? टाइगर को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि ये काफी ही जो है स्पीशीज जो है एंडेंजर्ड है और इसको बचाने की आवश्यकता है। और हाल ही में भारत ने जो है इसमें काफी अच्छा प्रदर्शन किया। जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो भारत की जो है उसने ऑलमोस्ट डबल कर दी। जो उसने प्रण लिया था उससे पहले ही, उससे जो भी टाइमलाइन डिसाइड की थी उससे पहले ही भारत ने वो चीज अचीव कर ली। और इसी के चलते हुए जो इस बार का जो सर्वे हुआ था, टाइगर कंसेंसस जो हुआ था, उसमें उसको जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है दर्ज किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगली न्यूज देखते हैं। भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल रेल इंजन भेंट किए हैं। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल रेल इंजन भेंट किए हैं। बांग्लादेश रेल विभाग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत ने इन इंजनों में आवश्यक बदलाव किए हैं। इनसे बांग्लादेश में यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा और माल वहन में भी वृद्धि होगी। और इसी के साथ भारत की ओर से बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद का एक वादा पूरा हो गया है। अक्टूबर 2020 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान यह वादा किया गया था। यहाँ पर ये 2019 होना चाहिए। तो अक्टूबर 2019 में जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई थी तो उस दौरान ये वादा किया गया था। और ये जो अब भारत ने अपना जो भी वादा है वो डिलीवर कर दिया है। तो हमने देखा कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशन है वो काफी इंप्रूव हो रहे हैं। कुछ दिन पहले जो कंटेनर सर्विसेज है वो भी स्टार्ट हो गई है बांग्लादेश से भारत की तरफ। और बांग्लादेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। देखिए, पहले लोकेशन हम देखते हैं बांग्लादेश की, तो ये मैक्सिमम जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उसको ये ज्वाइन करता है। तो यदि अगर हमें बांग्लादेश से रूट मिल जाता है, वेस्ट बंगाल से होते हुए अगर हम बांग्लादेश से रूट मिल जाता है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जैसे कि त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इन तक जो पहुंच है हमारी वो सुनिश्चित हो जाएगी। देखिए, अभी भी हम जा सकते हैं, अभी भी हम बाय रोड जो है वेस्ट बंगाल से होते हुए या बिहार से होते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर से निकलकर हम लोग इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये रूट काफी लंबा होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कुछ सर्विसेज जो होती हैं या फिर जो डेवलपमेंट है वो इस रीजन तक नहीं पहुंच पाता है। तो उस पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए, इन रीजन को, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को डेवलप करने के लिए बांग्लादेश के साथ ये जो ट्रेड रूट है इसका खुलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चाहे वो वाया सी रूट हो चाहे वो लैंड रूट की तरफ से हो। ठीक है, और बांग्लादेश किस किस के साथ अपनी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है? यहाँ पर मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और इधर वेस्ट बंगाल, इन्हीं सब स्टेट्स के साथ जो है बांग्लादेश अपना बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? फटाफट से कमेंट करके बताइए। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। ढाका इसकी कैपिटल है और बांग्लादेशी टका इसकी जो है वो करेंसी है। और प्रधानमंत्री कौन है यहाँ पर? शेख हसीना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल रेल इंजन भेंट किए हैं? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर अफगानिस्तान? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए, बहुत इजी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि बांग्लादेश। कमेंट करते रहिए
आगे चलते हैं हम लोग। भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में गुरुद्वारे को मस्जिद में बदले जाने के प्रयास का विरोध किया है। तो अभी जो पाकिस्तान के लाहौर में गुरुद्वारे को मस्जिद शहीदगंज के स्थान के रूप में बदले जाने के प्रयास का जो भारत ने विरोध किया है, यह गुरुद्वारा शहीदी स्थान पाकिस्तान के लाहौर में नौलखा बाजार में भाई तारू सिंह जी की शहादत का स्थल है। गुरुद्वारा एक ऐतिहासिक स्थान है जहां भाई तारू जी ने 1745 में सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो ये गुरुद्वारा है, जो भाई तारू सिंह जी की शहादत का स्थल है, इसको जो है पाकिस्तान इसको मस्जिद में कन्वर्ट करने के लिए बात कर रहा है और भारत ने इस पर आपत्ति जताई है। गुरुद्वारा श्रद्धा का स्थान है और सिख समुदाय द्वारा पवित्र माना जाता है। भाई तारू सिंह की बात करें तो ये कौन थे? ये प्रमुख सिख शहीद थे। उन्हें सिख मूल्यों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए जाना जाता है। उनका जन्म 6 अक्टूबर 1720 को अमृतसर शहर में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वो 1 जुलाई 1745 को लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। तो यहाँ पर हमने जाना कि जो ये मस्जिद है ये कहाँ पर स्थित है, ये लाहौर में स्थित है और इसको जो ये गुरुद्वारा है लाहौर में स्थित है और इसको मस्जिद में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। और ये जो है भाई तारू सिंह जी की शहादत का एक स्थल है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई तारू सिंह जी कौन थे, कुछ क्योंकि यहाँ पे पर्सनालिटी का नाम आ गया तो हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछ लें। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। गुरुद्वारा शहीदी स्थान जिसे पाकिस्तान मस्जिद में बदलने का प्रयास कर रहा है, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, लाहौर या फिर कराची? फटाफट से बताइए, सही आंसर कमेंट करिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि लाहौर। आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप BIS केयर का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय रामविलास पासवान ने भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप BIS केयर, इस ऐप का नाम है BIS केयर और ये भारतीय मानक ब्यूरो का एक मोबाइल ऐप है, इसको लॉन्च किया गया है। साथ ही उन्होंने EBIS के मानकीकरण, अनुरूपता, मूल्यांकन और प्रशिक्षण पर 3 पोर्टल भी शुरू किए हैं। मोबाइल ऐप BIS केयर को किसी भी एंड्रॉइड फोन पर संचालित किया जा सकता है। उपभोक्ता इस एप्लीकेशन के माध्यम से ISI चिन्हित और हॉलमार्क वाले उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं। ग्राहक इस माध्यम का उपयोग करके शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। सरकार ने देश में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ये कदम उठाए हैं। तो देखिए, आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये ऐप है ये किसका ऐप है BIS केयर? तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का ऐप है। फिर जो भारतीय मानक ब्यूरो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये जो है उसके अधीन काम करता है और ये एक राष्ट्रीय मानक निकाय है। इसको जो है भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 द्वारा स्थापित किया गया था। इसे भारतीय मानक ब्यूरो एक्ट 2016 के द्वारा भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में घोषित किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो ज्यादातर जो आप देखेंगे जो गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं उनका जो मुख्यालय होता है वो ज्यादातर कहाँ पर होता है? नई दिल्ली में होता है। कुछ ही एक्सेप्शंस होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप 90% आप देखोगे कि उसका आंसर न्यू दिल्ली ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जाना भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में और इसके ऐप का नाम क्या है? BIS केयर। और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये? उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक है, तो आप जो ISI सर्टिफिकेशन देखते हैं या हॉलमार्क सर्टिफिकेशन देखते हैं तो वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? वो BIS के द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1981, 1986, 1991 या 1996? फटाफट से सही आंसर कमेंट करके बताइए, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1986। गाइस कमेंट करते रहिए आंसर्स और जिन लोगों ने सही आंसर दिया है वेरी गुड, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी फोकस के साथ पढ़ते रहिए, आपको करंट अफेयर्स रटने नहीं पड़ेंगे और रोजाना फॉलो करने से आपको बहुत फायदा होगा। बस एक रिवीजन करेंगे आप मंथ के एंड में और आपको सब चीजें याद हो जाएंगी और चीजों को रिलेट करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली न्यूज देखते हैं। न्यूजीलैंड ने हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है। तो हाल ही में न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने बताया कि हांगकांग के साथ अपनी
प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया गया, यानी कि जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होती है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो होती है, तो इसको जो है न्यूजीलैंड ने हांगकांग के साथ जो है इसको निलंबित कर दिया है। और हांगकांग के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के चीन के फैसले के बाद न्यूजीलैंड ने फैसला लिया है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ था कि चीन ने एक जो है कानून पारित किया था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जो कि हांगकांग के लिए था, और उसमें बदलाव किए जाने की वजह से काफी जो कंट्रीज हैं उन्होंने जो इसका विरोध किया है, और इसके चलते जो है उन्होंने जो हांगकांग के साथ जो भी संधि थी उनको जो है उन्होंने चेंज कर दिया है। एक्सट्रेडिशन क्या होता है? एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो होती है ये इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई हांगकांग का बंदा था और वो भागकर चला जाता है न्यूजीलैंड, और उसने कुछ घपला किया होता है, तो वहां पर जो है उसको वापस लाने के लिए हांगकांग मतलब न्यूजीलैंड से हांगकांग वापस लाने के लिए इस समझौते के तहत जो है उसको वापस लाया जा सकता है, यानी कि न्यूजीलैंड हांगकांग को इस बंदे को सौंप देगा। ठीक है, तो ये होता है इसमें बेसिकली। इट इज एन एक्ट वेयर वन जुरिस्डिक्शन डिलीवर्स अ पर्सन एक्यूज्ड और कन्विक्टेड ऑफ कमिटिंग अ क्राइम इन अनदर जुरिस्डिक्शन ओवर टू देयर लॉ एनफोर्समेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो कंट्रीज का कॉपरेशन होता है, और इसमें क्या होता है कि जो दूसरी कंट्री होती है वो उस बंदे को सरेंडर कर देती है दूसरे स्टेट को। ठीक है, तो इसकी भी कुछ अपने सीमाएं होती हैं, इसमें भी कुछ जो है चीजें होती हैं। भारत ने भी काफी कंट्रीज के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन की है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। बीजिंग ने इस महीने की शुरुआत में पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश हांगकांग पर नया कानून ये लागू किया था। तो पहले हम इस कानून के बारे में जान लेते हैं कि क्यों इस पर आपत्ति जताई जा रही है। तो सबसे पहले हांगकांग की आप लोकेशन देखिए, हांगकांग की लोकेशन देखिए ये, और उसके बाद जो है हांगकांग जो है ये किसकी कॉलोनी था? ये ब्रिटेन की कॉलोनी था। ठीक है, और इसके बाद जो है ब्रिटेन ने इसको चाइना को सौंप दिया था 1997 में। चाइना को सौंपा था वन कंट्री टू सिस्टम के अंतर्गत, एक देश दो प्रणाली, वन कंट्री टू सिस्टम के अंतर्गत जो है चाइना को सौंपा गया था, और इसको कहा गया था स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। इसको जो दर्जा दिया गया था हांगकांग को, वो दिया गया था स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का, यानी कि यहाँ पर ये स्वायत्त रूप से ये जो है अपना कार्य कर सकता है। यहाँ पर जो सुरक्षा है, सुरक्षा की देखभाल ये खुद से कर सकता है, सुरक्षा से रिलेटेड जो भी कानून होते हैं वो हांगकांग खुद देखेगा। लेकिन यहाँ पे चीन ने अपना हस्तक्षेप बढ़ा दिया है। चीन ने एक नया जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है पारित कर दिया है। अब इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें चीन को क्या क्या अधिकार मिलेंगे? वित्तीय क्षेत्र में अभूतपूर्व न्यायिक अधिकार मिल जाएंगे। बहुत गंभीर अपराधों पर चीन का क्षेत्राधिकार हो जाएगा। अगर कोई बहुत ज्यादा गंभीर अपराध है तो उसमें चीन जो है फैसला देगा, तो यहाँ पे चीन का क्षेत्राधिकार बढ़ गया है। विदेशी गैर सरकारी संगठनों और समाचार संगठनों की स्थिति की जांच करेगा। तो यहाँ पर जो भी गैर सरकारी संगठन हैं या फिर जो समाचार संगठन हैं, तो उन पे जो है यहाँ पर ये नकेल कस सकता है चाइना, क्योंकि यहाँ पे उस इनकी स्थितियों की जांच कर देगा। तो यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हांगकांग में जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे जूरी के बिना गुप्त परीक्षण की जो है यहाँ पर विदाउट ट्रायल जो है परीक्षण किया जा सकता है। एक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की भी स्थापना करने की यहाँ पर बात की गई है। तो कुल मिला के हम बात करें तो जो एक दर्जा है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का हांगकांग के पास, वो एक तरह से छिन जाएगा इसके चलते हुए। अब वापस आते हैं, इस कानून का हांगकांग समेत अन्य कई पश्चिमी देशों ने विरोध किया है, क्योंकि ये पूर्ण तरह से हस्तक्षेप है। उसकी जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का जो उसको दर्जा दिया गया है उसको समाप्त किए जाने की बात है। इसके बावजूद चीन में हांगकांग में अधिक आधिकारिक ट्रैक पर वित्तीय केंद्र की स्थापना की है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके सभी ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधियों को निलंबित कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर न्यूजीलैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके ने भी जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है उसको भी जो है निलंबित कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए किसी बंदे को भेजा जाएगा एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के द्वारा, तो इसमें कुछ लिमिट्स होती है कि अगर किसी की जान को खतरा होता है, ठीक है, या फिर उसको कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी, अगर ये चीज होती है, तो कोई कंट्री एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के अंतर्गत उस इंसान को वापस नहीं भेजता है। तो अब यहाँ पर क्योंकि कंट्रोल चाइना के पास आ गया है कि विदाउट ट्रायल भी आप जो है जजमेंट दे सकते हैं, आप जो है चीजें कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कंट्रीज हैं उनके लिए भी एक तरह से सही नहीं होगा एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जब पूर्ण रूप से वो नहीं निभाई जाएगी, तो इसलिए जो है वो निलंबित कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और न्यूजीलैंड ने हांगकांग के साथ अपनी
प्रत्यर्पण संधि को जो है निलंबित कर दिया है। तो यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग के लिए तरजीही आर्थिक उपचार समाप्त कर दिया है, यानी कि जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट था, जो प्रेफरेंशियल इकोनॉमिक ट्रीटमेंट था हांगकांग के लिए, उसको भी यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने एंड कर दिया है इस कानून के चलते हुए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़ा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों ने हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा? तो आपके ऑप्शन है केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर उपरोक्त सभी। फटाफट से सही आंसर कमेंट करके बताइए। अभी हमने पढ़ा था, जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। कौन कौन सी कंट्रीज है ऐसी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूके, इन सभी ने जो है प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने राज्य में निशुल्क फेस मास्क वितरण की योजना शुरू कर दी है। तमिलनाडु में कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को देखते हुए यह जो सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत राज्य में 2.8 करोड़ राशन कार्ड से जुड़े 6.74 करोड़ व्यक्तियों को दोबारा उपयोग किए जा सकने वाले 2 फेस मास्क वितरित किए जाएंगे। पहले चरण में निगमों में 59 लाख से अधिक परिवारों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को 4.44 करोड़ से अधिक फेस मास्क वितरित करने की सरकार की योजना है। तमिलनाडु की हम बात करें तो बेसिकली मोटी मोटी बात यह है कि यहाँ पे कि जो तमिलनाडु की जो सरकार है वो फ्री में जो फेस मास्क है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तमिलनाडु की हम बात करें तो ये दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली के हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स बिल्ड किए गए हैं उनके लिए जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसको द्रविड़ शैली कहा जाता है। जो नॉर्थ इंडिया में है उनको वहां पे नागर होता है, और एक वेसरा स्टाइल है जो सेंट्रल रीजन में पाया जाता है, वो जो है वो मिक्स है, वो हाइब्रिड है। नगारा और जो आपका ये वाला स्टाइल है, द्रविड़ स्टाइल है, उसका एक हाइब्रिड है। और तमिलनाडु की हम बात करें तो पम्बन द्वीप पर रामनाथ स्वामी मंदिर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल है। यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं तमिलनाडु की। ये अपना जो बॉर्डर है वो केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन तीनों के साथ शेयर करता है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो एडप्पाडी के पलानीस्वामी है, राजधानी चेन्नई है, और जो गवर्नर है यहाँ पर, गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है अभी यहाँ पर? बनवारी लाल पुरोहित। अब मुझे फटाफट से बताइए कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं तमिलनाडु की, जल्दी से बताइए कमेंट करके। लोकसभा सीटें कितनी है तमिलनाडु की? 39 है। और राज्यसभा की कितनी है? 18 सीटें हैं। आजकल इस पे भी प्रश्न पूछ ले रहे हैं कि पर्टिकुलर स्टेट का पूछ लेते हैं कि लोकसभा सीटें कितनी है या राज्यसभा सीटें कितनी है। तो ये जो है आप रोजाना पढ़ते रहिए तो अपने आप याद हो जाएंगी, रटना नहीं पड़ेगा। और इससे आपको एक चीज और याद आ रही होगी, जो 3 मेजर किंगडम्स थी, चोला, चेरिया और पांड्या, ये 3 जो मेजर किंगडम थी, इनका इस रीजन पर आधिपत्य था मिडेवल और उससे पहले के समय में। आई थिंक एंशियंट टाइम्स में जो है चोला, चेराज और पांड्यास का जो है यहाँ पर जो है कब्जा था इस रीजन पर। तो ये काफी 3 फेमस जो है साउथ इंडियन किंगडम्स हैं, ठीक है। तो ये तमिलनाडु वाले रीजन पे इनका पूरा आधिपत्य था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य में निशुल्क फेस मास्क वितरण की योजना शुरू की गई है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल या फिर तमिलनाडु? फटाफट से सही आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए। बहुत इजी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तमिलनाडु। और मध्य प्रदेश काफी टाइम से न्यूज में रहा है अपनी नई नई स्कीमों के लिए, तो वो भी आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। मध्य प्रदेश की जैसे एक थी चरण पादुका, ठीक है, एक थी नाना नानी दादा दादी, नाना नानी दादा दादी जो है कैंपेन था। इसमें क्या था कि जो कोविड-19 की संक्रमण से इन लोग को बचाने के लिए कैंपेन चलाया गया था। फिर मेरा स्कूल मेरा विद्यालय, मेरा घर मेरा विद्यालय, ये जो पहल थी ये भी यहाँ पे शुरू की गई। तो इस तरह से काफी जो पहल है वो की गई है। और मध्य प्रदेश ने जो स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि PM
स्वनिधि योजना है, जो जिसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये लॉन्च की गई थी, जिसके अंतर्गत जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो फेरी रेडी वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है लोन प्रोवाइड किया जाएगा बिना कोलेटरल के। उनको कोई चीज गिरवी नहीं रखनी होगी और उनको 10,000 का जो है वो लोन ले सकते हैं। तो इस वाली स्कीम में जो सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है वो मध्य प्रदेश ने किया था। आगे चलते हैं हम लोग, अगली न्यूज देखते हैं। लड़ाकू विमान राफेल का पहला बेड़ा फ्रांस से भारत के लिए रवाना हो गया है। हाल ही में लड़ाकू विमान राफेल का पहला बेड़ा फ्रांस से भारत के लिए रवाना किया गया है। इसमें से 5 विमान 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंचेंगे। इन विमानों को तत्काल हरियाणा के अंबाला में वायुसेना की 17वीं बटालियन में आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा। इन विमानों को फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट के द्वारा बनाया गया है। 10 विमानों की डिलीवरी निर्धारित अवधि के अनुसार पूरी हो रही है और 5 विमान परीक्षण के लिए फ्रांस में ही रहेंगे, प्रशिक्षण के लिए यानी कि ट्रेनिंग के लिए जो 5 विमान है वो वहीं पर रहेंगे फ्रांस में। भारत 2016 में हुए जो 59,000 करोड़ रुपए के सौदे के तहत फ्रांस से 36 रफेल विमान खरीद रहा है। तो यहाँ पर जो ये डील साइन हुई थी 2016 में साइन हुई थी, जिसके अंतर्गत जो 36 रफेल विमान है, रफेल जेट्स हैं, उनको जो है फ्रांस जो है डिलीवर करेगा। भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच हुए समझौते के तहत ये सभी 36 विमान 2021 के आखिर तक सौंपे जाने हैं। तो यहाँ पे जो टारगेट है वो 2021 तक का है कि 36 के 36 विमान जो है वो 2021 तक जो है भारत पहुंचने हैं। पहला राफेल विमान अक्टूबर 2019 में भारत को सौंपा गया था। तो पहला कब सौंपा गया था? अक्टूबर 2019 में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं इससे जुड़ा। भारत ने किस वर्ष फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने के लिए सौदा किया था? 2015, 2016, 2018 या 2019? फटाफट से सही आंसर कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 2016। अच्छे से पढ़ते रहिए, कमेंट करते रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे चलते हैं हम लोग। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताती हूँ। मैंने एक जो है इस पे एक वीडियो अलग से बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, इसने जो है तो अपनी कुछ जो वेदर सर्विसेज है उसको उमंग ऐप पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, वेदर सर्विसेज को कुछ उमंग ऐप पर लॉन्च किया गया था। अब ये उमंग ऐप क्या है ये भी मैंने आपको बताया था। ये जो उमंग ऐप है ये जो है मल्टी चैनल, मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टीलिंगुअल और मल्टी सर्विस ऐप है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज प्रदान की जाती है उमंग ऐप पे। अब ये जो उमंग ऐप है ये 2017 में लॉन्च किया गया था। अब ये आईएमडी ने वेदर सर्विसेज उमंग ऐप पे क्यों लॉन्च की थी? क्योंकि तब तक इनका जो खुद का मोबाइल ऐप है ये जो है लॉन्च नहीं हुआ था, ये बनकर तैयार नहीं हुआ था। तो उन्होंने वेदर सर्विसेज उमंग ऐप पर लॉन्च की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जुलाई तक जो है इनका ऐप आ जाएगा। और अब देखिए फाइनली जो है आईएमडी का जो खुद का ऐप है मौसम मोबाइल ऐप वो अब लॉन्च हो गया है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने लॉन्च कर दिया है। ये जो उमंग ऐप है इस पे बहुत सारी जो गवर्नमेंट सर्विसेज है वो एक ही ऐप पर अवेलेबल है और ये 2017 में लॉन्च किया गया था। तो ये थी इसका बैकग्राउंड में न्यूज कि आईएमडी ने जो है अपनी वेदर सर्विसेज उमंग ऐप पर लॉन्च की थी और अब जो है मौसम ऐप जो है वो जो आईएमडी का ऐप है वो खुद यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। इस ऐप का डिजाइन इस बात को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है कि मौसम संबंधी जानकारी और पूर्वानुमान का पता जो है वो बड़े ही सरल तरीके से किया जा सके। इसकी सहायता से उपयोगकर्ता मौसम के पूर्वानुमान, रडार के लिए चित्र और विषम मौसम संबंधी बाधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह मोबाइल ऐप जो है ये आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर दोनों से ही डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों पर ही उपलब्ध है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो मोबाइल ऐप का क्या नाम है? बादल, तूफान, मौसम या फिर बिजली? है ना इंटरेस्टिंग से नाम। तो चलिए फटाफट से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत इजी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है तो मौसम से मौसम, तो मौसम ऐप जो यहाँ पर लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देश में दवा तथा चिकित्सा उपकरण विकसित करने के लिए फार्मास्यूटिकल विभाग की 4 योजनाएं जारी
की गई हैं। तो हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा, तो यहाँ पर कौन से मंत्री हैं? रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा है। उन्होंने देश में दवा तथा चिकित्सा उपकरण विकसित करने के लिए फार्मास्यूटिकल विभाग की 4 योजनाएं शुरू की हैं। ये योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण और आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है उसके अनुरूप हैं। इसमें 2 दवा निर्माण और 2 चिकित्सा उपकरण निर्माण क्षेत्र के लिए हैं। यानी कि 2 जो योजनाएं हैं वो दवा निर्माण के लिए हैं और जो 2 योजनाएं हैं वो मेडिकल डिवाइसेस पार्क यानी कि चिकित्सा उपकरण निर्माण क्षेत्र के लिए हैं। इससे देश में एपीआई दवा निर्माण और महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण बनाने की दिशा में मदद मिलेगी। अभी क्या होता है कि जो एपीआई वाली जो दवा होती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो बेसिकली हर दवा का एक एक्टिव पार्ट होता है जिसकी वजह से जो एक्चुअली में जाके शरीर में असर दिखाता है, वो अभी हम जो है बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर एपीआई दवाई जो है उनका निर्माण जो है वो यहीं पर हो सकेगा, भारत में ही। तो इस दिशा में काफी मदद मिलेगी इन योजनाओं के द्वारा। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में भारत जो है नंबर 1 पे है। और कोरोना महामारी के दौरान ये हमने देखा भी है, क्योंकि काफी कंट्रीज को हमने जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है यूएस तक हमने उसकी पहुंच को सुनिश्चित किया है। परंतु यह चिंता का विषय है कि भारत की दवाओं के निर्माण में उपयोगी कच्चे माल के लिए आयात पर जो निर्भर है उस पर रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है जैसे उसके लिए एपीआई चाहिए होता है, तो एपीआई जो है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, खासकर चाइना जैसी कंट्रीज से इंपोर्ट किया जाता है। तो उसकी जो निर्भरता है उसको जो है अब यहाँ पर खत्म करने के लिए ये योजनाएं जारी की गई हैं। तो देखते हैं कितना प्रोग्रेस होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण नाग नदी बेहद प्रदूषित हो गई है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने की नागपुर खंडपीठ ने कहा कि औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण नाग नदी बेहद प्रदूषित हो गई है। अतः अदालत ने नागरिक अधिकारियों को नदी को पुनर्जीवित करने की तैयारी और मंजूरी के बारे में अपनी व्यापक योजना प्रस्तुत करने के लिए दिशा निर्देश जो है वो जारी किए हैं। तो यहाँ पर एक नदी है नाग नदी, जिसके नाम पर जो नागपुर शहर है वो रखा गया है। और ये जो नाग नदी है पश्चिमी नागपुर में अंबाझरी झील से निकलती है और अंत में कान्हन नदी में जाकर मिल जाती है। और ये जो नाग नदी है ये जो है पीली जो एक नदी है उसकी मतलब जो नाग नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो पीली नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है नाग नदी के बारे में। तो चलिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, तो सिंपल है, नागपुर के नाम से नाग नदी। तो अगर पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित है तो आप आसानी से बता सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, प्रश्न देख लेते हैं। औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण प्रदूषित नाग नदी किस राज्य में बहती है? बहुत इजी है, अब तो याद ही हो गई होगी। बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। भाई नदियों से बहुत प्रश्न आते हैं, तो कोई भी नदी न्यूज में है अच्छे से पढ़ लीजिए उसको। जल्दी बताइए मुझे आंसर, सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। और चीजें हम जान लेते हैं। बिहार से जो मेजर रिवर्स होकर जाती हैं कौन कौन सी है? आप भी कमेंट करते रहिए फटाफट से और मैं भी बताती जाती हूँ आपको। गंगा, मेजर रिवर की हम बात करते हैं, गंगा, कोसी, गंडक, घाघरा, सोन, ये सारी जो मेजर नदी हैं ये बिहार से होकर गुजरती हैं। अब मुझे बताइए इनमें से कौन सी नदी है जिसको सौर ऑफ बंगाल कहते हैं? जल्दी से बताइए कौन सी नदी ऐसी है जिसको बंगाल नहीं, सौर ऑफ बिहार कहा जाता है? फटाफट से बताइए कौन सी नदी है। बिल्कुल सही है कि कोसी नदी जो है ये इसको सौर ऑफ बिहार कहा जाता है, क्योंकि अपना जो कोर्स है वो बदल देती है और उसके कारण काफी जो है फ्लड आता है बिहार में। राजस्थान में कौन कौन सी नदी बहती है जल्दी बताइए? लूनी रिवर, माही, साबरमती, ये जो मेजर रिवर्स है ये इधर राजस्थान से होकर बहती है। महाराष्ट्र से एक तो हमने देख ली नाग नदी, ठीक है। और कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं जो महाराष्ट्र से होकर बहती हैं? गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती। तो ये जो मेजर रिवर्स है नर्मदा, ठीक है, ये मेजर रिवर्स जो है महाराष्ट्र से होकर बहती हैं। गुजरात से कौन कौन सी बहती है? नर्मदा, बहुत मेजर रिवर है गुजरात की नर्मदा रिवर। और नर्मदा रिवर के जो बैंक पर एक स्टैच्यू भी है जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है। किसकी स्टैच्यू है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है। हाँ, और कौन सी रिवर बहती है गुजरात से? साबरमती और माही, हिरन एटसेट्रा, बहुत सारी नदी बहती हैं। तो मेजर मेजर ये नदियां हैं। तो इस तरह से आप चीजों को पढ़िए, कभी नहीं भूलेंगे, चीजें याद रहेंगी। और अगर मैप से एक बार पढ़ ले तो और भी ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आगे चलते हैं। हरिकेन हाना ने टेक्सास को प्रभावित किया है। तो हाल ही में टेक्सास में तूफान हाना के कारण तेज हवा व बारिश से भूस्खलन हो गया है। इस बीच प्रशांत महासागर में आया तूफान डगलस हवाई द्वीप से टकराने से बच गया और यह द्वीप से दूर हट गया है। तो एक जो तूफान डगलस आया था वो हवाई द्वीप से टकराने से जो वापस चला गया है, दूर हट गया है। और एक यहाँ पर दूसरा तूफान है हाना तूफान। ठीक है। तो इसकी वजह से टेक्सास में काफी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं, भूस्खलन भी हो गया है वहां पर। तो हम हरिकेन की बात करें तो जो हरिकेन होता है, देखिए क्या है कि होते तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, लेकिन साइक्लोन्स होते हैं बेसिकली, लेकिन इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जो ये वाला रीजन है पैसिफिक अटलांटिक जो ओशन वाला रीजन है, तो यहाँ पर इसको हरिकेन कहा जाता है। फिर जो चीन और जापान है वहां पर इसको टाइफून कहा जाता है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन इसको कहते हैं। जो भारत वाला क्षेत्र है वहां पर इसको साइक्लोन कहा जाता है, चक्रवात कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली के नाम से जाना जाता है। और ये जो है भूमध्य रेखा के पास गर्म समुद्र सतह पर उत्पन्न होती है। तो यूजुअली मोर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर होता है तब इनका निर्माण होता है। और यहाँ पर जो है कोरियोलिस बल का होना बहुत ही आवश्यकता है। कोरियोलिस फोर्स जो होती है उसका होना आवश्यक होता है। साथ ही लो प्रेशर, जितना ज्यादा लो प्रेशर रीजन होगा उतना ही ज्यादा अच्छा यहाँ पे, मतलब उतना ही तगड़ा जो है यहाँ पर हरिकेन आएगा। ठीक है। तूफान आमतौर पर भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 5 से 15 डिग्री अक्षांक के बीच में होता है। तो 5 से 15 डिग्री का जो लैटिट्यूड है दोनों ही तरफ, उत्तर और दक्षिण में, तो वहां पर जो है ये इस तरह के जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ये आते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात की ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। अब इनसे आपको कुछ याद आ रहा होगा, कुछ समय पहले हमने 2 साइक्लोन्स जो है वो भारत में आए थे जिनकी हमने बात की थी। तो हम ये मैप के द्वारा समझ लेते हैं। इधर आपका अरेबियन सी है, अरब सागर है, अरब सागर है। तो अरब सागर में कौन सा तूफान आया था, जल्दी से बता दो मुझे कमेंट करके। अभी हाल ही में अरब सागर में कौन सा तूफान आया था? निसर्ग, साइक्लोन निसर्ग आया था अरब सागर में, जिसने जो गुजरात और मुंबई कोस्ट को अफेक्ट किया था। और इधर जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की जो खाड़ी है, यहां पर कौन सा आया था, जल्दी से बता दो कौन सा आया था यहां पर? हाँ जी, साइक्लोन अम्फान आया था। ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा आया था? साइक्लोन अम्फान। इसने उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कोस्ट को अफेक्ट किया था। और यहाँ पर जो निसर्ग नाम है ये किसने दिया था? ये बांग्लादेश ने दिया है ये नाम। देखिए नेमिंग जो होती है कोई कंट्री जो सजेस्ट करती है और उसके हिसाब से जो है नेमिंग जो है फिर जो चुनी जाती है। इसमें किसी भी मनुष्य का नाम हो सकता है, किसी भी महिला का नाम हो सकता, मतलब किसी भी पुरुष का नाम हो सकता है, महिला का नाम हो सकता है। साइक्लोन अम्फन जो है, और ये जो है इसको नाम जो है थाईलैंड ने दिया था। और इससे पहले बंगाल की खाड़ी में 2019 में साइक्लोन फनी भी आया था, साइक्लोन फनी आया था। और इसका भी जो नाम है वो किसने दिया था? वो बांग्लादेश ने ही दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की साइक्लोन्स की, कौन कौन से आए थे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है एक सेपरेट वीडियो भी यहाँ पे दोनों के लिए बनाया था, निसर्ग के लिए भी बनाया था और अम्फान के लिए भी बनाया था। तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, आपका रिविजन हो जाएगा। और साइक्लोन्स के बारे में जो भी डिटेल में मैंने उसमें समझाया था कि साइक्लोन कैसे आते हैं और किस तरह से साइक्लोन्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, कब इसको सुपर साइक्लोन कहा जाता है, कब इसको जो है कुछ और नाम से जाना जाता है। तो वो सब आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, काफी डिटेल में मैंने वो वीडियो बनाए थे। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। हाल ही में हरिकेन हाना ने टेक्सास को प्रभावित किया है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को चीन में विली विली कहा जाता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट से सही आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बताइए। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि केवल 2, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को चीन में नहीं ऑस्ट्रेलिया में विली कहा जाता है। ठीक है, चीन में इसको टाइफून कहा जाता है। और पहली वाली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो भी डेली करंट अफेयर्स है वो पढ़ लिए हैं अच्छे से, उससे जुड़े प्रश्न भी देख लिए हैं। कोई डाउट है, कोई समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और यूं ही हमारे साथ जो है तैयारी करते रहिए, डेली करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।